नमस्कार। आज की चर्चा एक बहुत ही आप कह सकती हैं रोमांचक खबर से शुरू करते हैं। इसरो ने भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन के एक मॉड्यूल का मॉडल पेश किया है। जी हाँ, और ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा कदम है, एक ठोस संकेत है। बिल्कुल, ये महज एक घोषणा से कहीं ज्यादा है ना? हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की, बीएस। ये भारत की पहली ऑर्बिटल लैब होगी, मतलब पृथ्वी की कक्षा में घूमने वाली प्रयोगशाला। सोचिए, पृथ्वी का चक्कर काटता भारत का अपना एक स्थायी पता। बिल्कुल, एक रिसर्च लैब अंतरिक्ष में। आज इस पूरी बातचीत का मकसद यही है कि भारत की इस अहम परियोजना को थोड़ा गहराई से समझें कि आखिर है क्या, कब तक बनने की उम्मीद है, इसमें क्या खास होगा और सबसे ज़रूरी, भारत के लिए इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, तो चलिए इस दिलचस्प विषय पर और विस्तार से बात करते हैं। देखते हैं कि ये सफर भारत के लिए क्यों और कैसे महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले ये जो घोषणा हुई और ये मॉडल पेश किया गया, जी ये दिल्ली में हुआ, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के दौरान, जी भारत मंडपम में। जी। सुनने में आया है कि मॉडल काफी बड़ा और प्रभावशाली था। हाँ, रिपोर्ट तो यही बताती है। ये कोई छोटा मोटा टेबल टॉप मॉडल नहीं था। इसका आकार करीब 3.8 मीटर गुणा 8 मीटर बताया गया है। अरे वाह! काफी बड़ा, ताकि लोगों को एक अंदाजा लग सके कि भाई असली चीज कैसी दिखेगी। ये यकीनन उस इवेंट का मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा। हाँ, एक तरह से इसरो का इरादा जाहिर करने जैसा, भविष्य की एक झलक। बिल्कुल। अच्छा, आप जरा इसकी टाइमलाइन पर आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो पहला मॉड्यूल है, जिसे BAS-01 कहा जा रहा है, हाँ। उसे 2028 तक लॉन्च करने की योजना है। ये तो बहुत दूर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये तो सिर्फ पहला कदम है। लक्ष्य ये है कि 2035 तक कुल 5 मॉड्यूल जोड़कर एक पूरा फंक्शनल भारतीय स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया जाए। 5 मॉड्यूल 2035 तक? जी। और अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया के उन बहुत ही चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपनी ऑर्बिटल प्रयोगशालाएं हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी अगर देखें तो कौन-कौन है इस क्लब में? ISS है? हाँ, एक तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, जो कि कई देशों का साझा प्रोजेक्ट है। और दूसरा चीन का अपना स्टेशन तियांगोंग। बिल्कुल, तियांगोंग स्टेशन। तो भारत का BAS इस खास लीग में तीसरा बड़ा नाम बन सकता है। हम निश्चित रूप से। अब अगर हम पहले मॉड्यूल BS-01 की तकनीकी डिटेल्स पर थोड़ी बात करें। हाँ, जरूर। इसका वजन करीब 10 टन होगा, है ना? हाँ, लगभग 10 टन। और इसे पृथ्वी से करीब 450 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा। 450 किलोमीटर, ये लो अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। जी, लो अर्थ ऑर्बिट, LEO। ये वही इलाका है जहां ISS भी परिक्रमा करता है। लेकिन सिर्फ वजन और कक्षा ही नहीं, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी होगी वो ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा, जैसे कि क्या खास है उसमें? देखिए, किसी भी स्पेस स्टेशन की जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो है इंसान को अंतरिक्ष के मुश्किल माहौल में जिंदा और सेहतमंद रखना। हाँ, वो तो है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है स्वदेशी रूप से विकसित पर्यावरण नियंत्रण और जीवन रक्षक प्रणाली। ECLSS कहते हैं इसे। ECLSS, इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल, ये सिस्टम हवा, पानी, तापमान, प्रेशर सब कुछ कंट्रोल करता है। और इसका भारत में बनना ये हमारी आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो एक तरह से ये स्टेशन का दिल और फेफड़े जैसा हुआ, जो पूरी तरह मेड इन इंडिया होगा। हाँ, आप कह सकती हैं। और अंतरिक्ष यात्रियों के रहने और काम करने के लिहाज से और क्या सुविधाएं होंगी इस पहले मॉड्यूल में? उसमें व्यू पोर्ट्स होंगे, मतलब खिड़कियां। खिड़कियां? वाह! हाँ, लेकिन ये सिर्फ नज़ारे देखने के लिए नहीं है। इनसे वैज्ञानिक उपकरणों के जरिए पृथ्वी या अंतरिक्ष की तस्वीरें भी ली जा सकेंगी। अच्छा। सोचिए, अपने ही स्टेशन की खिड़की से पृथ्वी को देखना। और साथ ही स्पेस वॉक के लिए, मतलब स्टेशन से बाहर निकलकर काम करने के लिए। हाँ, स्पेस वॉक। उसके लिए जरूरी स्पेस सूट और एक एयरलॉक की व्यवस्था भी होगी। एयरलॉक एक तरह का गेटवे होता है स्टेशन और खुले अंतरिक्ष के बीच। समझ गई। ये तो हुई रहने और बाहर निकलने की बातें, पर स्टेशन काम कैसे करेगा? मतलब दूसरे यान इससे जुड़ेंगे कैसे? इसे चलाया कैसे जाएगा? यहीं पर कुछ और अहम तकनीकें काम आती हैं।
जैसे भारत डॉकिंग सिस्टम और भारत बर्थिंग मैकेनिज्म। डॉकिंग और बर्थिंग। हाँ, ये वो तकनीक है जिससे कोई अंतरिक्ष यान, मान लीजिए भविष्य में गगनयान, हाँ, गगनयान, वो स्टेशन से सुरक्षित तरीके से जुड़ सकेगा और फिर अलग हो सकेगा। आप इसे अंतरिक्ष का एक तरह का पोर्ट समझ सकती हैं। ओके, स्पेस हार्बर जैसा। बिल्कुल। साथ ही ऑटोमेटिक हैच होंगे, मतलब दरवाजे, जो मॉड्यूल के अंदर आवाजाही को कंट्रोल करेंगे। और स्टेशन को लंबे समय तक चलाने के लिए ईंधन वगैरह भी तो चाहिए होगा, सप्लाई मिशंस भेजने पड़ेंगे। जरूर, इसीलिए इसमें प्रोपल्शन यानी प्रणोदन प्रणाली होगी, जिसे रीफ्यूल किया जा सकेगा। और ECLS के लिए जो जरूरी तरल पदार्थ हैं, वो भी बाहर से भेजे जा सकेंगे। अच्छा, सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया होगा, जाहिर है, अंतरिक्ष में तो कई खतरे होते हैं। हाँ बिल्कुल, सुरक्षा सर्वोपरि है। इसे अंतरिक्ष के रेडिएशन से, तापमान के भारी उतार चढ़ाव से और सबसे खतरनाक माइक्रोमीटियोरॉइड ऑर्बिटल डेब्रिस यानी MMOD से बचाने के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है। MMOD, ये क्या है? ये अंतरिक्ष में तैरता हुआ छोटा छोटा कचरा है। पेंट के फ्लेक्स से लेकर छोटे कणों तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत तेज रफ्तार से घूमते हैं। बाप रे, सुनने में छोटा लगता है पर खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा, गोली की रफ्तार से भी तेज, तो इनसे सुरक्षा बहुत जरूरी है। ये सब तो इसे चलाने और सुरक्षित रखने की बात हुई, लेकिन इसका मुख्य काम तो रिसर्च होगा ना, है ना? हाँ बिल्कुल, इसका असली मकसद वही है। ये माइक्रोग्रेविटी यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में शोध करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा। माइक्रोग्रेविटी मतलब लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण। हाँ, करीब करीब। देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण हर चीज पर असर डालता है, लेकिन स्पेस स्टेशन में लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जो यहाँ पृथ्वी पर संभव ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये पहला मॉड्यूल ही अपने आप में एक छोटे स्पेस स्टेशन जैसा होगा, जी, जिसमें रहने, काम करने, सुरक्षित रहने और रिसर्च करने की सभी बेसिक क्षमताएं होंगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, रिपोर्ट में एक और चीज थी, प्लग एंड प्ले एवियोनिक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्टेशन के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं, उन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि जरूरत पड़ने पर नए उपकरणों या सिस्टम्स को आसानी से जोड़ा या बदला जा सके। जैसे हम कंप्यूटर में USB ड्राइव लगाते हैं। कुछ वैसा ही समझिए। इससे स्टेशन को भविष्य के लिए तैयार रखना आसान होता है, उसे अपग्रेड करना आसान होता है। समझ गई। तो ये तो हुई तकनीकी बातें। अब आते हैं इसके उद्देश्यों पर। मतलब इतना बड़ा, इतना जटिल प्रोजेक्ट बनाने के पीछे भारत का असल मकसद क्या है? इसके कई मकसद हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला और सबसे स्पष्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान। ये स्टेशन स्पेस साइंस, लाइफ साइंसेज, जैसे कि मानव शरीर पर अंतरिक्ष के माहौल का क्या असर होता है, हाँ, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल, मटेरियल साइंस, मेडिसिन और यहाँ तक के भविष्य के जो अंतर्ग्रही मिशन हैं, जैसे मंगल मिशन, उनके लिए भी। हाँ, उनसे जुड़े शोध के लिए एक अनूठा मंच देगा ये। और वो माइक्रोग्रेविटी वाली बात यहाँ फिर से अहम हो जाती है ना? बहुत ज्यादा। माइक्रोग्रेविटी का मानव स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, ये समझना भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक अंतरिक्ष में भेजने के लिए बेहद जरूरी है। जैसे चंद्रयान या मंगलयान जैसे मिशनों पर। बिल्कुल, उन मिशनों पर जाने वाले यात्रियों को महीनों या शायद सालों तक अंतरिक्ष में रहना पड़ सकता है। तो BAS में किए गए प्रयोग हमें इसके लिए तैयार करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, माइक्रोग्रेविटी में नए तरह के मटेरियल बनाना या नई दवाइयां विकसित करना भी संभव हो सकता है, जिनके फायदे शायद हमें पृथ्वी पर मिलें। अच्छा, तो ये सिर्फ अंतरिक्ष के लिए नहीं, धरती के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट में अंतरिक्ष पर्यटन का भी जिक्र था। क्या ये वाकई एक संभावना है BAS के साथ? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। स्रोत ये इशारा करता है कि स्टेशन के संसाधनों का इस्तेमाल करके भारत कॉमर्शियल स्पेस सेक्टर में कदम रख सकता है, जिसमें स्पेस टूरिज्म भी शामिल हो सकता है। मतलब भविष्य में लोग टिकट खरीदकर भारतीय स्पेस स्टेशन जा सकेंगे? जाहिर है, ये अभी भविष्य की बात है, बहुत दूर की शायद, लेकिन अपना स्टेशन होने से ये दरवाजा तो खुल ही जाता है। सोचिए, भारत का अपना ऑर्बिटल होटल। कल्पना तो रोमांचक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी बात है। भारत तो पहले से ही कई देशों के साथ स्पेस में सहयोग कर रहा है। जी। अपना स्टेशन होने से इस सहयोग पर क्या असर पड़ेगा? ये भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। देखिए, अभी हम ज्यादातर दूसरों के प्लेटफॉर्मों पर प्रयोग करते हैं या सहयोग करते हैं, है ना? हाँ। अपना स्टेशन होने पर भारत न केवल अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में ज्यादा बराबरी का भागीदार बन सकेगा, बल्कि दूसरे देशों को अपने स्टेशन पर आकर शोध करने के लिए
आमंत्रित भी कर सकता है। अच्छा, मतलब हम होस्ट बन सकते हैं। बिल्कुल, ये भारत को वैज्ञानिक सहयोग का एक नया केंद्र बना सकता है। और एक आखिरी मकसद, जो शायद सबसे कम ठोस लगता है, पर शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, प्रेरणा। निश्चित रूप से। आप देखिए, चंद्रयान और मंगलयान की सफलताओं ने भारत में खासकर युवाओं में विज्ञान और तकनीक के प्रति जो उत्साह जगाया है, हाँ, वो तो अद्भुत था। अभूतपूर्व है वो। एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जैसा महत्वाकांक्षी लक्ष्य उस प्रेरणा को कई गुना बढ़ा देगा। ये हजारों लाखों छात्रों को स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा, और ये देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। तो ये तो हुए उद्देश्य। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, एक बड़े पर्सपेक्टिव से, भारत के लिए अपना अंतरिक्ष स्टेशन होना रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, इसके क्या मायने हैं? इसके बहुत गहरे मायने हैं। सबसे पहली बात तो आत्मनिर्भरता की है। आत्मनिर्भर भारत, जिसका जिक्र आजकल खूब होता है। हाँ। अपना स्टेशन होने का मतलब है कि भारत को अपने अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम अपनी प्राथमिकताएं खुद तय कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्रयोग डिजाइन कर सकते हैं, और जो डेटा मिलेगा वो हमारा अपना होगा। ये रणनीतिक स्वायत्ता, ये ऑटोनॉमी बहुत बड़ी बात है। और तकनीकी नजरिए से देखें तो क्या ये हमारी टेक्नोलॉजिकल क्षमता को भी बढ़ाएगा? और बिल्कुल, तकनीकी तौर पर ये एक बहुत बड़ी छलांग है। सोचिए, एक स्पेस स्टेशन को बनाना, उसे लॉन्च करना, फिर उसे सालों तक चलाना, उसमें यात्रियों को भेजना और सुरक्षित वापस लाना, ये सब इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की चरम चुनौतियां हैं। इसमें महारत हासिल करने का मतलब है कि भारत ने क्रायोजेनिक्स, रोबोटिक्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रेडिएशन शील्डिंग जैसे अनगिनत जटिल क्षेत्रों में अपनी क्षमता साबित कर दी है। और ये क्षमताएं सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहती। इनके फायदे रक्षा, चिकित्सा, संचार जैसे कई दूसरे क्षेत्रों में भी मिलते हैं, स्पिन ऑफ्स होते हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये भारत की जो पूरी स्पेस महत्वाकांक्षा है, उसके ताने बाने में कैसे फिट होता है? जैसे गगनयान मिशन भी चल रहा है। ये बिल्कुल सही समय पे आ रहा है। देखिए, गगनयान का लक्ष्य क्या है? भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजना। हाँ। एक बार हम ये क्षमता हासिल कर लेते हैं तो अगला स्वाभाविक सवाल होगा, वो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? सही। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इसका जवाब है। हाँ। ये गगनयान मिशन को एक मंजिल देता है, एक मकसद देता है। ये दोनों कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक हैं, सिनर्जी में काम करेंगे। हालांकि स्रोत में चुनौतियों का ज्यादा जिक्र नहीं है, पर यह समझना जरूरी है कि ये राह आसान नहीं होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। स्पेस स्टेशन बनाना और चलाना कितना मुश्किल और खर्चीला होता होगा, अंदाजा लगा सकते हैं? ये बेहद जटिल और महंगा काम है। इसमें अरबों डॉलर का निवेश लगता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने और चलाने में सैकड़ों अरब डॉलर लगे हैं। ओह। स्टेशन को लगातार रखरखाव की जरूरत होती है, नियमित रूप से सप्लाई मिशन भेजने पड़ते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, और वो जो अंतरिक्ष का कचरा है, स्पेस डेब्रीज, वो एक लगातार बढ़ता हुआ खतरा है। तो ये एक बहुत बड़ी लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है। इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और लगातार फंडिंग की जरूरत होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत इसके लिए तैयार है। फायदे शायद चुनौतियों से ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल। वैज्ञानिक खोज, तकनीकी विकास, रणनीतिक बढ़त, वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा, भविष्य में व्यावसायिक अवसर और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, ये सब मिलकर इसे एक बेहद आकर्षक लक्ष्य बनाते हैं। ये भारत को दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में मजबूती से स्थापित कर सकता है। तो चलिए, अब तक जो हमने चर्चा की उसके मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं संक्षेप में। जी। भारत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BS बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। हाँ, पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य है, और फिर 2035 तक 5 मॉड्यूल वाला एक पूरा स्टेशन तैयार करने का इरादा है। और ये स्टेशन स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा। इसमें अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा, डॉकिंग पोर्ट्स होंगे और माइक्रोग्रेविटी में शोध करने की पूरी सुविधा होगी। बिल्कुल। और इसके उद्देश्य भी बहुआयामी हैं। बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर नई तकनीकों का परीक्षण। हाँ, भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन की संभावना भी है। जी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़त, और सबसे अहम, युवाओं को विज्ञान की ओर प्रेरित करना। ये वाकई भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। बिल्कुल। अब अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं हमारे श्रोताओं के लिए, जिस पर वे और सोच सकते हैं। स्रोत में ये बात कही गई है कि यह स्टेशन लंबी अवधि की मानव उपस्थिति और अंतर्ग्रहीय अन्वेषण के लिए जरूरी तकनीकों का परीक्षण करने का मंच होगा। हाँ, क्या ये स्टेशन भविष्य में भारत के मंगल मिशन या शायद उससे भी आगे के मिशनों के लिए
एक तरह का लॉन्च पैड या तैयारी का अड्डा बन सकता है। हाँ, या कहिए कि क्या यहाँ उन तकनीकों का परीक्षण होगा जो हमें गहरे अंतरिक्ष में ले जा सकती हैं, जैसे लंबे समय तक चलने वाले लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रेडिएशन से बचाव के तरीके। ये एक सोचने वाली बात है। या फिर एक और दिशा में सोचें, जी। जब भारत अपना स्टेशन चला रहा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग की तस्वीर कैसे बदलेगी? क्या भारत अमेरिका, रूस या यूरोप की तरह दूसरे देशों के प्रयोगों की मेजबानी करेगा? क्या दूसरे देशों के अंतरिक्ष यात्री हमारे स्टेशन पर आएंगे? बिल्कुल। क्या इससे वैश्विक विज्ञान में भारत का रुतबा और बढ़ेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें शायद आने वाले दशक में मिलेंगे, जब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन धीरे धीरे हकीकत बनेगा। निश्चित रूप से ये देखने लायक होगा।